बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट एसएस पढ़ेंगे और लेसन 13 है। लेसन का नाम है भारत, स्थान, भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ नंबर 1। इसके बारे में अब समझते हैं हम। विश्व के देशों में भारत अपना विशिष्ट स्थान रखता है। मतलब ये बच्चों, पूरे संसार में अपना जो भारत देश है वो श्रेष्ठ स्थान रखता है। भारत एक विशाल देश है, यानी बहुत बड़ा देश है। भारतीय संस्कृति प्राचीनतम है। इसकी जो भारतीय संस्कृति है वो काफ़ी पुरानी है। आबादी की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश भी है। जितनी हमारे देश में आबादी है, लगभग कहीं भी ऐसा देखने को मिलेगा इतना आबादी वाला देश। इसीलिए हमारे देश में जो है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भी चलता है। भारतीय संस्कृति की समन्वयकारी भावना ने किसी भी धर्म, जाति या प्रजा को छोड़ा नहीं है, बल्कि सबके लिए अपना द्वार खुला रखा है। मतलब हमारे देश में तमाम जाति धर्म के लोग रहते हैं और अपने जाति धर्मों का जो है वो पालन भी अच्छे से कर सकते हैं। किसी पे कोई जो है बंदिश नहीं है और ये सबका स्वागत भी किया गया है। इस तरह से सर्वधर्म, प्रजा और जाति के प्रति समभाव की भावना भारत की विशिष्ट लाक्षणिकता भी है। और इसीलिए हमारे देश को जो है कैसा माना जाता है, सर्वधर्म, प्रजा और जाति के प्रति संभावना रखने वाला देश माना जाता है। और ये इस देश की सबसे बड़ी लक्षण है। इसीलिए भारत में संस्कृतियों का समन्वय हुआ, मतलब मेलजोल हुआ। प्राकृतिक और मानव सर्जित अनेक आपदाओं को झेलने के बाद भी भारत ने अपनी प्रगति और विकास अविरत ढंग से चालू रखा है। मतलब बिना रुके इस देश की गति जो है और प्रगति दोनों, यानी विकास और प्रगति दोनों जो है निरंतर चलता रहा। इसके उपरांत भारतीय संस्कृति के निर्माण और विकास में भौगोलिक परिस्थितियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे देश का जो भौगोलिक स्थिति होती है वो अच्छा है, जिसके वजह से हमारे देश में सारे जो है निर्माण और विकास के कार्य अच्छे से होते रहते हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे जो है नौकरी धंधे या व्यवसाय के क्षेत्र में हो। तो बच्चों, ये देखो आगे आता है हमारा नक्शा। इस नक्शे में बताया हुआ है कि कहाँ पे कौन सा देश है, कौन सी जो है सागर है। ये यहाँ पे देखिए, उत्तरी अमेरिका है नीले कलर में, पीले में यूरोप बताया है, हरे में एशिया है, लाल में अफ्रीका है और फिर इधर पीले कलर में दक्षिणी अमेरिका है। अपने भारत जो है वो वाइट कलर का दिख रहा है, सफ़ेद रंग का, वहाँ पे बताया है। और उसके आसपास 3 सागर बताए हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर इसके बाजू में है, नीचे दक्षिणी महाप्रशांत सागर है और नीचे भारत के हिंद महासागर है। तो इस नक्शे को भी आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। अब आता है भारत का स्थान, आकार और विस्तार, कि ये भारत का स्थान और आकार विस्तार क्या है। तो भौगोलिक दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये सभी को पता है। वह एशिया खंड के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है और भारत के मुख्य भूमिखंड का जो फैलाव है वो 8.4 से लेकर के 37.6 उत्तरी अक्षांश और 68 से लेकर के 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच में वो स्थित है। तो इस तरह से जो है उसका स्थान है। भारत के मध्य से कर्क वृत्त से गुजरती है और 23 अंश से 30 अंश उत्तरी अक्षांश पर वो जाकर के स्थित हो जाती है। वह देश को 2 भागों में विभाजित करती है, यानी देश जो है अपना भारत देश उसको 2 भागों में बांटती है। उसकी उत्तरी भाग ज़्यादातर पूर्व पश्चिम दिशा में फैला है। जो हमारे देश का उत्तरी भाग है वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा भाग पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। यहाँ विशाल मैदान है और हिमालय पर्वत श्रेणी है। और इस भाग में ज़्यादा से ज़्यादा हमको विशाल मैदान, यानी बहुत बड़े बड़े मैदान और हिमालय पर्वत देखने को मिलेगी। कर्क वृत्त से दक्षिण की ओर स्थित क्षेत्र जो है वो त्रिभुजाकार दिखता है और उसके दक्षिण की ओर सकरा होता चला जाता है। मतलब वो जो तिरछा त्रिभुजाकार आकार दिखता है वो दक्षिण की ओर और जब बढ़ेगा तो एकदम से सकरा होता चला जाता, सकरा यानी पतला होता चला जाता है। यह मुख्य रूप से द्वीप कल्पीय प्रायद्वीप जिसको हम बोलते हैं वो पठारी प्रदेश का भाग है। प्रायद्वीप जो होता है बच्चों वो पूरा का पूरा जो है पठारी प्रदेश का है, जहाँ पे पत्थर ही पत्थर आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसमें पूर्वी तथा पश्चिमी किनारे के सकरे मैदानों का समावेश भी होता है। भारत देश का अक्षांशीय और देशांतरीय फैलाव लगभग समान अर्थात 30 अंश से है, परंतु वास्तविक रूप से लद्दाख से देखा जाए और कन्याकुमारी तक की उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर
दिखेगी। पश्चिम में गुजरात से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर की है और देशांतरीय अंतर के कारण उसके पूर्व तथा पश्चिम में स्थित दूर के स्थलों के जो स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। आने जाने में जो समय होता है उसमें 2 घंटे का अंतराल आपको देखने को मिलेगा। जब अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय होता है बच्चों, सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है। तो जब अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग में सूर्योदय होता है तो उसी समय पश्चिमी गुजरात में रात अभी बाकी ही रहती है। मतलब उस समय जब अरुणाचल में सूरज का निकलना होता है तब पश्चिमी गुजरात में रात रहती है थोड़ी बहुत। इसीलिए भारत की प्रमाणिक रेखा जो है वो 82 अंश से 30 अंश पूर्व देशांतर है, जो 5 राज्यों से गुजरती हुई बढ़ती है आगे। उसका स्थानीय समय ही भारत का प्रमाणिक समय माना जाता है। तो ये जो है आपको बताया कि सूरज का जो है निकलना अरुणाचल में कब होता है और गुजरात में फिर उस समय क्या स्थिति होती है। आगे देखो आपका फिर नक्शा आता है भारत का, इसमें आप लोग अच्छे से देखिएगा विस्तार और प्रमाणिक रेखा कितना अक्षांश और कितने किलोमीटर कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सा देश है, ध्यान से इसको आप लोग देख लीजिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो अपना ये भारत देश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है विश्व में वो 7वां नंबर पे है। भारत विश्व के संपूर्ण भूभाग के क्षेत्रफल में से केवल 2.42% जो भूमि है वो रोकता है। विश्व के 6 देश जो आकार में भारत से बड़े हैं, मतलब जो विश्व के 6 देश ऐसे हैं जो आकार में भारत से बड़े हैं, वह क्रमशः मतलब बता रहे हैं नंबर वाइज कि सबसे पहले नंबर पे रूस है, दूसरा नंबर कनाडा है, तीसरा USA है और चौथा नंबर चीन है, 5वां ब्राज़ील है और छठा ऑस्ट्रेलिया है। ये 6 देश जो हैं बच्चों वो भारत से आकार में बड़े हैं। भारत का भूभाग एशिया खंड के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है और जिसके उत्तरी भाग में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं सैकड़ों किलोमीटर लंबाई में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई आपको देखने को मिलेंगी, जिसके कारण तिब्बत तथा चीन के साथ आवागमन यानी आने जाने के केवल ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय घाटियों द्वारा ही संभव है। तो अगर आपको बच्चों तिब्बत या चीन में जाना आना होगा तो आपको जो है ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ी घाटियों से ही निकल कर आना जाना होगा, क्योंकि जो पश्चिम से पूरब दिशा में फैली हुई है वो पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला ही है। दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। दक्षिण में प्रायद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी बहती है और पश्चिम में अरब सागर बहता है तथा दक्षिण में हिंद महासागर आया हुआ है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सागर किस दिशा में आई हुई है। इस समुद्र का उपयोग जल मार्ग के रूप में होता है और इन समुद्रों का उपयोग बच्चों जो है जल मार्ग के रूप में यानी विदेशों में जो अपने सामान का आयात निर्यात करते हैं वो किसके माध्यम से जाते हैं, समुद्र के माध्यम से जाते हैं। स्थल मार्ग पर्वतीय अवरोधों से घिरे होने पर भी भारत ने बाहर से आए सांस्कृतिक तत्वों को अपनाया है। जो स्थल मार्ग होता है, जो जमीन पर अपने मार्ग बनाकर चलते हैं, वो पर्वत वहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से अवरोध हो जाता है, जिसके कारण हम जो है अपना आयात निर्यात नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जल मार्ग का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी बाहर से आए सांस्कृतिक तत्वों को जो है भारत ने अपनाने की कोशिश की और वे भारतीय समाज में फिर मिल गए। इसके बाद फिर आपका जो है ये नक्शा दिख रहा है, इस नक्शे में आप देखिएगा कि कहाँ पे कौन सा देश आया हुआ है। भारत का ये व्यूहात्मक स्थान है। भारत पूर्वी गोलार्ध में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसका व्यूहात्मक महत्व भी विशेष है। व्यूहात्मक मतलब वो पूरा चक्र की तरह घिरा हुआ है और जिसका अपना महत्व है और विशेष महत्व है, जिसमें प्राचीन काल में परस्पर संबंधों को विकसित करने में समुद्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मतलब प्राचीन काल में पुराने समय में लगातार अपने जो संबंध है वो विकसित होते रहे, इसका महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। हिंद महासागर के शीर्षस्थ स्थान पर भारत स्थित है। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ समुद्री मार्ग द्वारा भारत का संबंध प्राचीन काल से होता आ रहा है। जो बच्चों हिंद महासागर के शीर्ष यानी ऊंचाई वाले स्थान पर भारत स्थित है, वहाँ पर पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ
जो लोग अपने देश में आकर के आयात निर्यात करते थे उसका काम जो है समुद्री मार्ग द्वारा ही भारत ने तय किया, और ये जो है प्राचीन काल से होता आ रहा है। परिणाम स्वरूप भारत ने इस देशों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध अपने विशिष्ट स्थान के कारण विकसित किए हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ बच्चों कि जो है भारत का इन लोगों के साथ में बहुत अच्छे जो है संबंध स्थापित हुए। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत के इस महत्वपूर्ण स्थान के कारण एक महासागर का नाम अर्थात हिंद महासागर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों पर भारत का स्थान भी महत्वपूर्ण है। ईस्वी सन 1869 में स्वेज नहर के शुरू होने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। क्या बता रहे हैं बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों यानी हमारे देश से दूसरे देशों में आने जाने के लिए जो जलमार्ग पर भारत का स्थान भी महत्वपूर्ण है, और वहीं से ईस्वी सन 1869 में स्वेज नामक नहर की जो है शुरुआत की गई, जो भारत और यूरोप के बीच की दूरी को लगभग 7000 किलोमीटर कम किया। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तथा यूरोप को जोड़ने वाले जो जल मार्ग हैं वो हिंद महासागर से गुजरते हैं, और दक्षिणी अफ्रीका से होकर आने वाला जो जल मार्ग तथा स्वेज जल मार्ग भारत के नज़दीक से गुजरता है। इसी मार्ग द्वारा इंडोनेशिया के मलक्का जलडमरू मध्य से हो करके प्रशांत महासागर पार करके कनाडा तथा यूएस को जाया जा सकता है। बच्चों तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत का संपर्क विश्व के अन्य देशों के साथ सदियों से है। भारत का जो संपर्क है वो विश्व के तमाम देशों के साथ काफ़ी समय से चलता आ रहा है। वस्तुओं और विचारों का जो आदान प्रदान वो प्राचीन काल से हो रहा है, ये तो सभी को पता है। इसी तरह उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, चिकित्सा पद्धति, भारतीय अंक और दशांश पद्धति आदि विश्व के विभिन्न भागों तक हम जो है पहुँच रहे हैं। अब बच्चों आपको देखना है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो दक्षिणी एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य, दिल्ली का राज्य नंबर 1, राष्ट्रीय राजधानी विस्तार और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली जो है वो हमारा क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, और उसमें 7 केंद्रीय शासित प्रदेश भी हैं। तो इतना जाने आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। आप देखिए कि 2 जून 2014 को तेलंगाना अपने मातृ राज्य आंध्र प्रदेश में से बना नया राज्य है। भारत की जो स्थल सीमा है वो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान देश के साथ साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद फिर आपका ये भारत का नक्शा दिख रहा है। इस भारत के नक्शा में आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कौन सा देश, कौन सा राज्य कहाँ पे है, सब बहुत अच्छे से इसमें बताया हुआ है। इसमें आपको पता चलेगा भारत और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव हैं। दक्षिण दिशा में बच्चों ध्यान रखना कौन सा है पड़ोसी देश, श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका पाल, जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होते हुए वहां से दिखाई पड़ते हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप टापू आए हुए हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार टापू स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे आपको यहाँ समझना है कि भारत का दक्षिणी किनारा जो है इंदिरा पॉइंट वर्ष 2004 में आए सुनामी में जलमग्न हो गया था, और जलमग्न होने का मतलब पूरा पानी में डूब गया था, और इसी के साथ अंडमान निकोबार के भी कई टापू जो है समुद्र में डूब गए थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है भूस्तरीय रचना। भारत के वर्तमान भूपृष्ठ का स्वरूप जो है वो पृथ्वी की भू संचालन प्रक्रिया और बाह्य हलन चलन का परिणाम है, यानी बाहर पृथ्वी कैसी हलन चलन करती है उसका ये परिणाम है। इन दोनों परबलों यानी परबल यानी कारक होता है, परबलों का विनाशक और रचनात्मक असर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। पृथ्वी की संरचना संबंधित जानकारी अत्यंत रोचक है। पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी जो है उसके नीचे रहे एस्थेनोफिशियर के अर्ध द्रवित चट्टानों के ऊपर तैर रही होती है। बच्चों ये जो अपनी पृथ्वी होती है, नीचे आप देखो मिट्टी की खुदाई करोगे तो ऊपर से जो मिट्टी होती है वो नरम होती है, नीचे थोड़ी कड़क मिट्टी होती है, कहीं कहीं पे ऊपर की मिट्टी कड़क होती है, पपड़ी जैसी होती है, और नीचे खुदाई करने पर हमको अच्छी नरम मिट्टी देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो ऊपर तैर रही है
मिट्टी वो पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किरणों उत्सर्गी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गर्मी उत्पन्न करती है। इस बात को ध्यान रखना, जो द्रवित चट्टानों में संवहनिक तरंगे उत्पन्न करके भूपृष्ठ तरफ जाने का प्रयत्न करती है, यानी नीचे की तरफ जो है घुसने का प्रयास करती है। भूकवच की तरफ उत्पन्न होने वाली तरंगों द्वारा ऊपरी परत फटकर बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, और जब भूकवच की तरफ यानी जो ऊपर का पपड़ी होता है पृथ्वी के, वो उसमें तरंगों द्वारा ऊपरी परत, जब ऊपर के तरंग उस पर पड़ते हैं तो जो ऊपर का परत होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अलग हो जाता है, जिसे मृदावरणीय प्लेट कहते हैं हम। लिथोस्टेरिक प्लेट इंग्लिश में कहेंगे। ऐसी 7 मुख्य भूसंचलनीय प्लेट हैं। नंबर 1 है पैसिफिक प्रशांत महासागरीय प्लेट, दूसरा है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, तीसरा है दक्षिण अमेरिकन प्लेट, और चौथा है यूरेशियन प्लेट, पांचवा है अफ्रीकन प्लेट, और छठा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सातवां है अंटार्कटिका प्लेट। कुछ जगहों पर ये प्लेट एक दूसरे से दूर हो रही हैं, जिन्हें हम अपसारी प्लेट कहते हैं, जबकि कुछ एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, जिन्हें हम अभिसारी प्लेट कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अपिसारी और अभिसारी दो बात आपको सामने नज़र आ रहा है। इन दोनों शब्दों का मतलब है कि कुछ प्लेट जब एक दूसरे से दूर होते हैं, आपस में नहीं मिलते हैं, तो उन्हें अपसारी प्लेट कहा जाता है, और जबकि कुछ एक दूसरे के नज़दीक आकर के आपस में मिलते हैं तो उन्हें अभिसारी प्लेट कहा जाता है। अपसरण और अभिसरण की प्रक्रिया से भूपृष्ठ पर स्तर भंग होता है और परत पड़ती है, फिर जो है अपने पृथ्वी पर, इस भूमि पर पपड़ी पड़ती है। इन प्लेटों की गतिविधियों से लाखों वर्षों में महाद्वीपों के आकार और परिस्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है। एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसक जाने की यह परस्पर प्रतिक्रिया ही पृथ्वी की सभी भूकंपीय और ज्वालामुखीय क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी कभी ज्वालामुखी फटता है बच्चों, या जो है भूकंप आता है, और जब हम देखते हैं कि वहाँ पर पृथ्वी फट गई है, खिसक गई है, तो उसका कारण यही होता है। सरकती या खिसकती ये प्लेटें जहाँ एक दूसरे के साथ टकरा रही होती हैं, वहाँ पर्वत निर्माण का कारण बन जाता है, और वहीं पे जो है पर्वत का निर्माण होता है। प्लेटें जहाँ एक दूसरे से दूर खिसकती हैं, वहाँ महाद्वीपों और महासागरों में दरार का निर्माण करती हैं। इस तरह से इन प्लेटों पर स्थित महाद्वीप निरंतर खिसकते रहते हैं, और इस प्रकार के प्लेटों को रूपांतरित प्लेट भी कहा जाता है। रूपांतरित का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाना। तो यहाँ पे देखिए आपको चित्र में भी अपसारी प्लेट बताया है, अभिसारी प्लेट बताया है, और रूपांतरित प्लेट भी बताया हुआ है। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व भारत गोंडवाना लैंड नामक प्राचीन विशाल भूखंड का भाग था। जो भारत है, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड नामक प्राचीन विशाल का एक भूखंड का भाग था, इस भूमि का एक भाग था। इस विशाल भूखंड में आज के दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का समावेश इसमें होता था। कालांतर में गोंडवाना लैंड अलग हो करके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे धीरे उत्तरी तरफ सरकने लगी। उत्तर की तरफ जो है वो प्लेट सरक गई, और वह उत्तरी गोलार्ध की अत्यंत मोटी यूरेशिया प्लेट के साथ लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले टकराई होगी। 5 करोड़ वर्ष बच्चों, इस बात को ध्यान देना। ऐसा माना जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराव से तेथिस समुद्र में से हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है। ये जो हिमालय पर्वत बना है, ये कहाँ से बना है बच्चों? तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराव से जो समुद्र में से हिमालय पर्वत का जो है निर्माण हुआ है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक विशाल गर्त अस्तित्व में आई, मतलब एक बहुत बड़ा खाई है। समय बीतने पर धीरे धीरे उत्तर तथा दक्षिण की ओर से बहकर आने वाली नदियाँ अपने साथ काप मिट्टी ले आई। काप मिट्टी का मतलब होता है जो नदी में बहते हुए कुछ कूड़ा कचरा करकट होता है, कुछ मिट्टियाँ होती हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं। इस तरह हिमालय और प्रायद्वीप पठारी प्रदेश के बीच वर्तमान गंगा का मैदानी प्रदेश निर्मित हुआ, और द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में एक विस्तृत यानी बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके कारण पठारी प्रदेश का पश्चिमी भाग टूट करके निमज्जित यानी नीचे धंसना शुरू हो गया, और जिससे अरब सागर का निर्माण हुआ। और इस भू निमज्जन के कारण ही, भू निमज्जन का मतलब होता है बच्चे नीचे भूमि का धंस जाना, कारण ही पश्चिमी घाट एकदम सुस्पष्ट हो गया, मतलब वहाँ पे दिखाई पड़ने लगा। भारतीय भूखंड में अनेक विशेषताएं हैं। आपको भारतीय भूखंड में तमाम प्रकार की विशेषताएं भी देखने को मिलेंगी। उत्तर में ऊंची विस्तृत पर्वत श्रेणी है, जिसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं।
जिसमें पठारी प्रदेश, शिखर, घाटियाँ आदि हैं और उत्तरी भाग के मैदान में गंगा बहती है, यमुना है और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ये सब बहती हैं। उनकी काप मिट्टी से ही ये मैदान बने हुए हैं। दक्षिण का प्रायद्वीप प्रदेश प्राचीनतम है, मतलब बहुत ही पुराना है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश की दो धार स्वरूप पूर्वी पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदान आए हुए हैं। इस तरह भारत विविधताओं से युक्त पृष्ठ वाला है। तो इस तरह से बच्चों क्या कह रहे हैं लास्ट में कि ये जो हमारा भारत देश है वो विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार से युक्त भूपृष्ठ वाला देश माना जाता है। इसके बाद बच्चों ये पूरा पाठ था, मैंने आपको समझा दिया। अब नीचे इससे संबंधित स्वाध्याय के सब प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद जो है आप अच्छे से अपनी नोटबुक में इसको लिखिएगा। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बुक में से मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपको रोज़ नए वीडियो इस तरह से देते रहें। ओके, थैंक यू।